विशेष्य और उपमेय उपमान, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान संबंध होता है। जिस समस्त पद में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान संबंध होता है वहां समास होगा, वहां समास होगा। एक लाइन छोड़ देना आंसर के लिए। अगला प्रश्न लिखो। जिस समस्त पद में दोनों पद संख्यावाची हो, जिस समस्त पद में दोनों पद संख्यावाची हो वहां समास होगा। फिर एक लाइन छोड़ दो आंसर के लिए। अगला प्रश्न लिखो। जिस समस्त पद में दोनों पद अप्रधान हो, जिस समस्त पद में दोनों पद अप्रधान हो वहां समास होगा, वहां समास होगा। फिर एक लाइन छोड़ो, अगला प्रश्न लिखो। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? अगला लिखो। यौगिक शब्दों का प्रयोग, यौगिक शब्द सही लिखना है ना, ऐसा लिखते हैं यौगिक। यौगिक शब्द का प्रयोग या यौगिक शब्दों का प्रयोग लिखना है ना। यौगिक शब्दों का प्रयोग किस समास में होता है? किस समास में होता है? यौगिक शब्दों का प्रयोग किस समास में होता है? अगला प्रश्न लिखें। योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग, योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग, योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग किस समास में होता है? ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिख दो। जिसके नहीं आ रहे हैं वो छोड़ दो, जो जो आंसर आ रहे हैं वो लिख लो। दो प्रश्न के उत्तर आपको नहीं आएंगे, बाकी के तो आने चाहिए। जो लास्ट के दोनों हैं उसके आंसर नहीं पता होंगे वो मैं लिखवा दूंगा, बाकी के जो चार हैं उसके आंसर आप लिख लो, क्योंकि ये सब बातें आपको लिखवा रखी है। इसकी बात अपन पेपरों की बाद में करेंगे, है ना। अभी जो चल रहा है एक छेड़ने के बाद क्या है, फिर पूरा करना पड़ता है। करवा दूंगा मैं, लास्ट में सारे पेपर सॉल्व करा दूंगा। अभी इन चार प्रश्नों के उत्तर दे दो। सरसेज किसी का पर्यायवाची है? नहीं है। पर्यायवाची है किसी का? जो पर्यायवाची है तो अन्य अर्थ का बोध होगा। देखना किताबों में जाके पर्यायवाची वाले चैप्टर में इस सरसीज किसका पर्यायवाची लिखा हुआ है, लिखा होगा, उससे अनुमान लग जाएगा। अभी इनके आंसर दे दे, घर जाके करना होगा, है ना, होमवर्क है वो। कर दिए? पहले पढ़े हो? कोई एग्जाम दिया? घर पे ही पढ़े हो गए? उत्तर दे दिए? बताओ पहले का आंसर क्या लिखा? तो विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान संबंध किसमें होता है? कर्मधारय। दूसरे का उत्तर द्वंद्व। प्रश्न क्या है? दोनों पद क्या है? संख्यावाचक। तीसरा प्रश्न, दोनों पद अप्रधान किस समास में होते हैं? बहुब्रीहि में। और चौथा, उत्तर पद की प्रधानता कौन से समास में है? तत्पुरुष में। यौगिक शब्दों का प्रयोग लिख लो, तत्पुरुष समास। यौगिक शब्दों का प्रयोग भी कौन से समास में होता है? तो तत्पुरुष समास में। और योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग लिख देना बहुब्रीहि समास में। योग रूढ़ का मतलब लिख लेना बहुब्रीहि समास।
देखो योग रूढ़ का मतलब ये होता है कि योग से तो बनते हैं लेकिन अन्य अर्थ में क्या होते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ का मतलब प्रसिद्ध होना, दो शब्दों के योग से बनना लेकिन किसी और अर्थ में क्या होना, प्रसिद्ध, उसी को हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। और यौगिक का मतलब होता है दो शब्दों के योग से बनना, और जो शाब्दिक अर्थ टुकड़ों का है जुड़ने पर भी वही अर्थ रहता है, वो क्या कहलाते हैं, यौगिक। तो सीधी सीधी बातें पूछी जाती है तो आप याद रखना, यौगिक शब्द जो है वो तत्पुरुष समास में काम में आते हैं और योग रूढ़ शब्द किस में काम में आते हैं, बहुव्रीहि समास। अब अगली हेडिंग डालो, संधि। अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ोगे, संधि। इसको ढंग से समझना, एक एक बात को संधि में बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्टकट तरीके से कि कैसे आंसर देना होता है। हेडिंग डालना, संधि। पहला पॉइंट लिखो, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्या होगा बताओ। अभी आपने महाराणा प्रताप पढ़ा है, तो वो जो अकबर लोगों को भेज रहा था तो वो क्या करने भेज रहा था प्रताप के पास, क्या करने, संधि करने। संधि का मतलब क्या हुआ, जुड़ना, है ना। तो लिखिएगा, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मिलना, मिलना या जुड़ना, मिलना या जुड़ना। भाई दो राजाओं के बीच में संधि हुई तो दोनों क्या हुए, जुड़ गए या मिल गए। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना या मिलना। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, परस्पर, परस्पर, परस्पर दो ध्वनियों के मेल से, परस्पर दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार, परस्पर दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं, को ही संधि कहते हैं। परस्पर दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। विकार शब्द को अंडरलाइन करना, अगर इस परिभाषा में ये विकार शब्द नहीं है तो आपकी परिभाषा क्या होगी, गलत। विकार का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है, विकार, विकार शब्द का मतलब क्या होता है, क्या कहेंगे, विकार यानी परिवर्तन। दो तरह के हिंदी में शब्द होते हैं, एक होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। रूप परिवर्तन की दृष्टि से दो प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। तो विकार, विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, क्या होता है। तो दो ध्वनियां मिली तो दो के मिलने से तीसरे का जन्म हुआ तो क्या हुई, संधि। और दो मिलने पर तीसरे का जन्म नहीं हुआ तो इसका मतलब वहां पे संधि नहीं हुई। दो मिलेंगी ध्वनियां तो तीसरी ध्वनि का जन्म होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो विकार शब्द अंडरलाइन कर लेना। अगली बात लिखो। अब देखो, संधि वाले चैप्टर से संबंधित मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं, वो सावधानियां रखना, और अपन जब यहां आगे पढ़ेंगे तो वो सारी सावधानियां आपको याद भी होनी चाहिए। पहला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लिखना परिभाषा के बाद। संधि विच्छेद के अंतर्गत, संधि विच्छेद के अंतर्गत, विच्छेद मतलब समझ गए, तोड़ना, संधि यानी जुड़ना। संधि विच्छेद के अंतर्गत दोनों खंडों या पदों का, दोनों खंडों या पदों का सार्थक होना अनिवार्य है, दोनों खंडों या पदों का सार्थक होना अनिवार्य है। क्या समझे, बताइए। जो पॉइंट लिखा उससे क्या समझ में आया,
भाई किसी भी शब्द को अगर अपन तोड़ेंगे तो टुकड़े करेंगे तो दोनों जो खंड या पद होंगे वो दोनों क्या होने चाहिए, सार्थक, यानी उनका कोई ना कोई अर्थ आना जरूरी। अगर अर्थ नहीं आता है तो वो विच्छेद क्या होगा, गलत। लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखें। सामान्यतः सामान्यतः संधि विच्छेद के अंतर्गत पहला पद या खंड पहला पद या खंड कोई मूल शब्द सार्थक शब्द, कोई मूल शब्द कोमा सार्थक शब्द या उपसर्ग हो सकता है। मूल शब्द है, सार्थक शब्द है या उपसर्ग हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। मूल शब्द का मतलब होता है धातु, कोई भी धातु हो सकती है, या कोई ऐसा शब्द हो सकता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, या क्या हो सकता है, कोई उपसर्ग हो सकता है। पहला खंड। तथा, आगे इसी में लिख दो, तथा दूसरा खंड या पद कोई प्रत्यय या सार्थक शब्द हो सकता है। दूसरा जो खंड होगा वो कोई प्रत्यय या सार्थक शब्द हो सकता है। पहला उपसर्ग हो सकता है और जो दूसरा मिलेगा वो क्या हो सकता है, प्रत्यय। ये ध्यान रखना है ना, मतलब प्रत्यय उपसर्ग अधिकतर अपन इसी संधि के साथ ही पढ़ लेंगे, क्योंकि आपसे प्रत्यय उपसर्ग पूछेगा तो भी शब्द को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। टुकड़े करेंगे तभी तो पता चलेगा कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। तो पहला खंड क्या हो सकता है, कोई भी उपसर्ग। दूसरा खंड क्या हो सकता है, कोई भी प्रत्यय। और ये नहीं है तो फिर कोई सार्थक शब्द हो सकता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। अब आप बता सकते हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर क्या है, और दूसरा कोई अंतर। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। उपसर्गों का शाब्दिक अर्थ होता है और प्रत्ययों का शाब्दिक अर्थ। अगर मैं लिखता हूं अनु, तो अनु क्या होता है, उपसर्ग, और अनु का एक अर्थ होता है, अनु का मतलब होता है पीछे। क्या होता है, पीछे। और अगर मैं एक इक शब्द लिखता हूं, जैसे सामाजिक होता है तो समाज में इक जोड़ते हैं, तो इक है। तो जब आप यहां देखेंगे तो अनु का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे, जबकि इस इक का कोई भी अर्थ नहीं होता। प्रत्यय जब मूल रूप के साथ जुड़ते हैं तभी अर्थ देते हैं, स्वतंत्र अवस्था में कभी भी उनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। और उपसर्ग जो होते हैं वो जुड़कर भी अर्थ देते हैं, और अकेले रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं तो भी उनका एक अर्थ होता। अब यहाँ पे विशेष करके एक लाइन लिखो, ये जो मैं अंतर बता रहा हूं ये याद रखना अच्छे से, ये कहीं भी काम आ सकते हैं पूरे पेपर में। विशेष करके लिखना, सामान्यतः उपसर्गों का शाब्दिक अर्थ होता है। सामान्यतः उपसर्गों का शाब्दिक अर्थ होता है, जबकि प्रत्ययों का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। जबकि प्रत्ययों का शाब्दिक अर्थ नहीं होता। भाई आप क्या कर रहे हो इधर, क्या कर रहे हो, जोर से बोलो, क्या कर रहे हो। ये इसमें देख के क्या लिख रहा है? उस रजिस्टर में देख के क्या लिख रहा है, ये कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं वो नहीं लिख रहा है, तो रजिस्टर में देख के लिख रहा है, इसलिए पूछ रहा हूं वो रजिस्टर किसका है? है पुराना, तो उसमें से क्यों लिख रहा है? किस सब्जेक्ट के, कौन से सब्जेक्ट के? इतिहास के। तो अभी क्लास किसकी चल रही है? तो दोनों लेके लाइब्रेरी में बैठ जाओ उधर,
दोनों लेके पास में लाइब्रेरी है वहां बैठ के लिख ले, और यहां बैठा है तो फिर हिंदी का काम कर, और दूसरे सब्जेक्ट का करना है तो लाइब्रेरी में चला जा। समझ गया? तो दोनों रजिस्टर ले ले, वहां बैठ के नोट्स बना ले, है ना, ये कर ले। भाई किसी की बारात में जाते हैं तो वरमाला दूल्हा दुल्हन डालेंगे या बारातियों के गले में डालेंगे, है ना? ये तो नहीं है दूल्हा खड़ा है और वधू जो है वो बारातियों के गले में वरमाला डाला, ऐसा थोड़ी होता है ना भाई? समझ गया बात को? चलो लिखो, क्या लिखा लास्ट आपने? देखो ये बात कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को स्वतः ही समझनी है। अगर आप जिस विषय की कक्षा में बैठे हैं आपको उसी सब्जेक्ट का काम करना, और कोई दूसरे सब्जेक्ट का करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइब्रेरी में बैठ जाओ, आराम से वहां बैठ के कर लो, है ना, वो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन यहां बैठ के अगर क्लास हिस्ट्री की चल रही है, इनको हिंदी का काम कर रहा है, या हिंदी की क्लास चल रही है, इनको हिस्ट्री का काम कर रहा है, तो वो तो गलत है ना। फिर इसका मतलब सामने वाला बेवकूफ है आपके लिए, है ना? यही हुआ। तो जहां बैठे, अब मैं हिंदी के लिए आया, मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाऊं तो क्या मतलब रहा? तो ऐसा ना करें, है ना, ताकि दो बातें ना तुम्हें कुछ कहनी पड़े ना सुननी पड़े। लिखेगा, मैं पहले भी बहुत स्पष्ट कर चुका हूं, किसी को भी, आपको फिर से कह रहा हूं, अगर हिंदी पढ़ने में रुचि नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं। ये कोई बांध के जबरदस्ती नहीं बिठाया है ना। किसी को कोई सी सब्जेक्ट से एलर्जी है या नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास में मत आओ, है ना। आपके मेरे को व्यवहार बिगड़ने वाला नहीं है। यहाँ तो एक बंदा भी बैठा होगा तो भी मेरा मैं पढ़ा दूंगा जो मुझे पढ़ाना, और बैठे हैं तो फिर वही सब्जेक्ट पढ़ना। लिखेगा, तो ये समझ लेना प्रत्यय और उपसर्ग वाली बात जब भी आए। एक बात और लिखो, विशेष में एक और बात लिखना, हाँ वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो लिखिएगा, सामान्यतः संधि, सामान्यतः उपसर्ग, उपसर्ग में, सामान्यतः उपसर्ग में स्वर की मात्रा, सामान्यतः उपसर्ग में स्वर की मात्रा सदैव, सदैव शब्द को अंडरलाइन कर देना, सदैव लघु होती है। सामान्यतः उपसर्ग में स्वर की मात्रा सदैव लघु, लघु यानी छोटी। देखो ये बात खास तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग परीक्षा में गलती इसी बात की करोगे। क्योंकि जैसे मैंने अभी अनु लिखा है, और अनु क्या है? उपसर्ग। तो ऑप्शन जो आएंगे उसमें एक विकल्प तो अनु ऐसा लिखा हुआ आएगा, और एक ऑप्शन आएगा जिसमें अनु ऐसा लिखा हुआ आएगा। जैसे परी एक शब्द उपसर्ग होता है, एक जगह परी ये लिखा आएगा और एक ऑप्शन में परी ये लिखा आएगा। और आपने अगर परी देखा और ये सही कर दिया तो आपका जो प्रश्न है वो क्या हो जाएगा? गलत, यानी माइनस में जाएगा। अनु ये होता है उपसर्ग, आपने ये कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें 22 उपसर्ग हैं आपके संस्कृत वाले 22। अगर उस 22 उपसर्ग में से कोई भी उपसर्ग आता है तो उसमें स्वर हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। ये बात दिमाग में बिठा लेना, नहीं पेपर देने के बाद एक दो प्रश्न ऐसे ही गलत कराओगे। क्योंकि वो 4 ऑप्शन रखेगा, 2 में छोटी मात्रा रखेगा, 2 में बड़ी मात्रा वाले रखेगा। तो वहां पे खास तौर पे आपको यहाँ ध्यान देना। अभी एग्जाम्पल में भी मैं बता दूंगा। क्या याद रखोगे कि संधि के अंतर्गत उपसर्ग की मात्रा सदैव कैसी होती है? छोटी। कोई और शब्द है उपसर्ग के अलावा तो भले ही बड़ी हो सकती है, लेकिन उपसर्ग में कभी भी स्वर की मात्रा बड़ी नहीं होती। अगली बात लिखो, संधियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। संधियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। अब संधियों के प्रकार लिख लो, कौन कौन से प्रकार होते हैं? संधियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है बताइए? 3 प्रकार। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि,
तीसरा अयादि नहीं, विसर्ग संधि, जिसमें किसके उपभेद होते हैं? स्वर के। कितने उपभेद होते हैं? तो 5। ये पांचों नाम अच्छे से याद रखना। पहला कौन सा होता है? दीर्घ। दूसरा गुण। तीसरा वृद्धि। चौथा यण। और पांचवा अयादि। ये लिख दो पूरा विभाजन, और ये अच्छे से याद भी रखना। प्रश्न ये कई बार पूछा गया भी है कि स्वर संधि का भेद निम्न में से नहीं है या है। ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं तो स्वर के जो ये 5 भेद हैं ये आप अच्छे से याद रखना। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। मूल रूप से 3 भाग बताने, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, और स्वर के आपको बताने 5। एक एक अपन आराम से समझेंगे, और कुछ मैं आपको इसमें पहचाने बता रहा हूं वो याद रखना। तो कोई सूत्र याद नहीं भी रखोगे तो भी काम हो जाएगा। व्यंजन और विसर्ग में सूत्र की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधी पहचान बता दूंगा। स्वर संधि में जरूर कुछ आपको तथ्यात्मक बातें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उसमें कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। फिर भी पहचाने हैं, पहचान से भी आप सही उत्तर दे सकते हैं। लिख लिया यहां तक? अब पहले आप हेडिंग डालो, स्वर संधि में अपन कौन सी पढ़ेंगे? दीर्घ संधि। ऊपर हेडिंग डाल दो स्वर संधि, और भाग 1 लिख दो दीर्घ संधि। दीर्घ। मैंने आपको पहले स्वर व्यंजन बताए हैं। स्वर व्यंजन में मैंने आपको दीर्घ स्वर बताए हैं, और दीर्घ स्वरों के 2 भेद बताए। एक तो बताया दीर्घ स्वर, और दूसरा बताया संयुक्त या संधि स्वर। अभी कौन सा याद रखना है? केवल दीर्घ। दीर्घ कितने बता रखे हैं? बोलिए। हाँ, तो दीर्घ 3 बता रखे हैं। एक तो आपको बताया आ, और ये मात्रा किसकी होती है? आ की। अब यहां से एक एक बात आप ढंग से समझते रहना। एक बताया ई, और ये मात्रा होती है ई की। और एक होता है ऊ, और ये मात्रा होती है ऊ की। बस दीर्घ संधि में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 3 मात्राएं याद रखनी है ना? कितनी मात्राएं याद रखनी है? 3। किस किस की? आ, ई और ऊ। अगर ये 3 मात्राएं आपको किसी भी शब्द के मध्य या प्रारंभ में नजर आती है, इसका मतलब उस संधि में, उस शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। और उस शब्द को तोड़ेंगे भी कहां से? इन्हीं मात्राओं से। ये प्रत्येक जो मात्रा है वो कितने प्रकार से बनती है? तो पहला आ जो है वो कैसे बनता है? तो अ प्लस अ भी क्या होता है? आ। और आ प्लस आ भी क्या होता है? और अ प्लस आ भी क्या होता है? और आ प्लस अ भी क्या होता है? सेम यही तरीका आगे भी है। ई में क्या करेंगे? तो ई प्लस ई भी ई होगी, ई प्लस ई भी ई ही होगी, और ई प्लस ई भी ई ही बनती है, और ई प्लस ई भी ई ही बनती है। ऊ में भी सेम तरीका है। ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ, और ऊ प्लस ऊ, और ऊ प्लस ऊ। ये 4 प्रकार से क्या बनता है? ऊ बनता है। लिख लो यहां तक, फिर समझाता हूं। ये बातें लिख लो। सिर्फ दीर्घ संधि में ये 3 बातें याद रखनी है, और कुछ भी नहीं करना है। आ, ई और ऊ, ये तीनों क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। जहां ये नजर आते हैं वहां संधि होती है दीर्घ संधि। इनको कैसे पहचानेंगे, कैसे पता लगेगा, तभी अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे। ये याद करना बहुत आसान है, इसको रटना नहीं है। एक बार सुन लेना कि देखो, छोटा छोटे से मिला तो क्या बना? बड़ा। बड़ा बड़े से मिला तो भी, छोटा बड़े से मिला तो भी, और बड़ा छोटे से मिला तो भी बड़ा। बताओ, छोटा छोटे से, बड़ा बड़े से, छोटा बड़े से, बड़ा छोटा।
ये 4 प्रकार से बनते हैं, तो वैसे ही याद हो जाएंगे। इनके तीनों के उदाहरण अपन अलग अलग देखेंगे। पहले आ वाले उदाहरण देखेंगे, फिर ई वाले और फिर ऊ वाले। और आपके एग्जाम की दृष्टि से इन तीनों में जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, ये आपको परीक्षा में पूछेगा इस नियम से जुड़ा, क्योंकि गलती उसी में होती है। लिख लिया यहां तक? चलो अब समझना आ वाला, यानी आ की मात्रा आपको जहां दिखाई देगी और आ के आप जो टुकड़े करोगे तो पहले खंड में भी क्या आना चाहिए, अंतिम स्वर अ या फिर आ, और सामने से जो जोड़ोगे वो भी क्या आना चाहिए, अ या फिर आ। अब ये कैसे आएगा, तो पहले आ वाले उदाहरण समझना। जैसे एक शब्द है सादर, दिखाई दे रहा है? शब्द क्या है, सादर। इसमें आप बताओ आ, ई और ऊ में से कौन सी मात्रा नजर आ रही है? आ की मात्रा। तो पहली बात तो ये तय है कि आ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब संधि कौन सी हुई, दीर्घ, क्योंकि आ क्या है, दीर्घ स्वर। टूटेगा किससे, तो आ से ही। पहली स्टेप में आप एक काम करना, जहां आ दिखाई दे रहा है वहां पे प्लस का निशान लगा दो, और इस आ से पहले और बाद वाला ज्यों का त्यों लिख दो। आ से पहले क्या दिखाई दे रहा है, तो ये स लिख दिया। इधर क्या दिखाई दे रहा है, तो एक वर्ण का स्थान छोड़ के जो बचा है वो लिख दो। अब बताओ जो स है इसमें कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, अ। अगर स में अ रहता है और इस स का अर्थ है तो अपन सही रहने देंगे, और अ रहने पर अगर ये सार्थक नहीं है तो अ की जगह कौन सी मात्रा जोड़ेंगे, आ की। तो बताओ स क्या है, उपसर्ग, और स का मतलब क्या होता है, साथ या सहित। इसका मतलब कि ये स जो है वो उपसर्ग है, तो स में से जो स्वर आ रहा है वो क्या आ रहा है, अ। स बोलेंगे तो क्या आया, अ। अब बताओ इस अ के साथ अपन को यहां बनाना क्या है, आ। तो इधर से अ जुड़ेगा कि आ जुड़ेगा, अभी वो 4 बातें लिखी है। या तो छोटे के साथ छोटा जुड़ सकता है या छोटे के साथ बड़ा जुड़ सकता है। तो पहले छोटा रखकर चेक करो, तो अ, तो अदर का कोई अर्थ हुआ क्या, तो जब अ रखने पर अर्थ नहीं आता है तो अ की जगह अपन क्या रख सकते हैं, आ। तो अ से अर्थ नहीं आए तो आप क्या बना दो, आ। अब शब्द क्या बना, आदर। आदर का मतलब होता है सम्मान, तो ये सार्थक हो गया। और स उपसर्ग है, ये भी सार्थक। अब इस अ के साथ इधर से क्या जुड़ गया, और छोटे के साथ जब बड़ा जुड़ता है तो क्या बनता है, बड़ा ही बनता है, तो बनेगा क्या, आ। और आ स्वर है तो वो किसमें बदलता है, मात्रा में, और इसी आ की मात्रा से ये शब्द क्या है, जुड़ा हुआ। अब अगर इसमें संधि पूछे तो आप क्या बताएंगे, दीर्घ। और सादर में आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो उपसर्ग क्या बताएंगे, स बताएं। आगे बात समझ में, लिख लो ये एग्जांपल। अब मैं सारे एग्जांपल आ वाले ही दे रहा हूं, तो आप लोग टुकड़े करेंगे और पता लगाएंगे कि अ आएगा या आ आएगा। अब या तो अ से ही अर्थ देगा या फिर आ से ही देगा, इसके अलावा अन्य किसी से नहीं देगा। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? और दो जगह अगर किसी शब्द में आ दिखाई देता है तो ध्यान रखना दोनों से सार्थक खंड नहीं बनेंगे, किसी भी दो में से एक आ को तोड़ने पर ही क्या बनेगा, सार्थक। तो आप पहले क्रम में जो पहला आ दिखाई देता है वहीं से शब्द को तोड़ने का प्रयास करें। लिख लिया? अब मैं जो उदाहरण दे रहा हूं वो आप बताओ। राज्यवर्धन या राजवर्धन कोई है? बाहर बुला रहे हैं, चलो लिखो बाकी एग्जाम्पल और आप बनाओ। पहला लिखना परमात्मा, परमात्मा। दूसरा लिखो अधिकांश, अधिकांश। तीसरा लिखो दीनांत,
बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ आपको आ से ही तोड़ना है। दीनांत। अगला लिखना रत्नाकर। रत्नाकर। अगला लिखो श्रद्धालु। सब में आ दिखाई दे रहा है? श्रद्धालु। अगला लिखो मुरारी। मुरारी। टुकड़े करो सारे लेके, आ से आप तोड़ो इनको। धर्मात्मा। धर्मात्मा। देवांश। देवानंद। सावधान। दानार्थ। सब में आ दिखाई दे रहा है? आ से तोड़ो सबको। पहले खंड में अ या आ रहना चाहिए, सामने से भी क्या जुड़ना चाहिए? अ या आ। और रहने पर अगर अर्थ देता है तो आ नहीं रखना है, और अ से अर्थ नहीं आता है तो आप क्या रख सकते हैं? आ। करो, कोशिश करो। देखो पहले में आपको इस शब्द के मध्य में किसकी मात्रा दिखाई दे रही है? आ की। तो टूटेगा किससे? तो आ से पहले तो आपके पास क्या बचा? परम। और इधर जो है वो एक स्थान छोड़ के जो शेष बच रहा है वो आप लोग लिख देंगे, तो ये बचा आपके पास। अब म में से क्या आया? अ। म है नहीं, म में से क्या आएगा? और परम का अर्थ होता है परम यानी मुख्य। और फिर अ के साथ इधर से क्या जोड़ेंगे? या तो अ या फिर, तो यहां पे मैं अ लिखूं तो आत्मा तो कोई शब्द नहीं होता, तो आ रख दो आत्मा। तो अ के साथ इधर से क्या मिल गया? आ। तो भी क्या बना? आ, और ये आ से जुड़ा हुआ। ऐसे बाकी करो, है ना, सीधा तरीका है। क्या हुआ बोल? सभी हो जाएंगे, आप सिर्फ आ देखें और आ से दोनों खंड करें। इसमें क्या थोड़ा अभ्यास चाहिए। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ शब्दों से तो फिर आसान लगेगा। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है? अधिकांश। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? आ। तो पहला खंड क्या हो जाएगा? तो इस आ से पहले ये जो बचा है वो सारा क्या है? पहला खंड। तो पहला खंड आपके पास क्या है? अधिक। और अधिक के बाद श तो है, ये बिंदी है ये, तो फिर उधर आगे क्या रखना है? या तो अ या आ। तो अधिक प्लस क्या हो जाएगा? अंश। और अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा, और अधिक का मतलब ज्यादा, दोनों अर्थ दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिक प्लस अंश। दीनांत में ये आ दिखाई दे रहा है, तो आ से पहले क्या है? दिन, और प्लस क्या हो जाएगा? अंत। तो दिन और अंत मिलके क्या बन गया? दीनांत। रत्नाकर में रत्न दिखाई दे रहा है, और रत्न धन क्या हो जाएगा? अकर या आकर। तो मैंने आपको शब्द युग्म में लिखवाया है कि आकार और आकर, उन दोनों में अंतर क्या है। आकार का मतलब लिखा था बनावट, और आकर का मतलब क्या लिखा था? खान या खजाना। तो आकर का अर्थ नहीं होता, आकर का अर्थ होता है। तो रत्न प्लस क्या हो जाएगा? आकर, यानी किसकी खान है? रत्नों की। और रत्नों की खान को ही हम क्या कहते हैं? रत्नाकर। और रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? तो समुद्र का, क्योंकि सारे हीरे जवाहरात हमें कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं, इसीलिए उसे रत्नाकर कहा जाता है।
श्रद्धालु में क्या करेंगे, श्रद्धा प्लस क्या हो जाएगा, आलू। आलू इसमें क्या है, प्रत्यय है। श्रद्धालु में अगर प्रत्यय पूछा जाए तो क्या होगा, आलू। देखो इसका आप खंड करें, श्रद्धा धन क्या हो जाएगा, आलू। और श्रद्धालु में प्रत्यय पूछा जाए तो ध्यान रखें क्या बताएंगे, आलू। कोष्टक में कहीं लिख देना। रत्नाकर का आप क्या करेंगे, रत्न धन आकर। आकर का मतलब होता है खान या खजाना। दीनांत में आप क्या करेंगे, तो दिन धन अंत, दीनांत। अधिकांश में आप क्या करोगे, तो अधिक धन अंश। अंश का मतलब भाग और हिस्सा। और परमात्मा में तो कर ही दिया है, परम प्लस अंत। बाकी उधर वाले बताओ क्या करोगे। देखो मुरारी में क्या होगा, मूर्धना अरि। अरि का मतलब क्या होता है, अरि यानी शत्रु। अरि का मतलब शत्रु। और मुरारी का मतलब किससे है, कृष्ण से। कौन सा समास होगा मुरारी में, समास पूछे तो क्या बताना, बहुव्री। धर्मात्मा में क्या करोगे, धर्म प्लस आत्मा। देवांश में क्या करेंगे, देव प्लस अंश। अंश का मतलब वही भाग या हिस्सा। देवानंद में क्या करेंगे, देव प्लस आनंद। और आनंद आप लोग लेते ही हो। सावधान में क्या करोगे, स प्लस अवधान। अवधान का मतलब होता है ध्यान से। और स क्या है, उपसर्ग। अगर सावधान में आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो क्या बताओगे, स। और अवधान का शाब्दिक अर्थ होता है ध्यान से। दानार्थ में क्या करेंगे, दान प्लस अर्थ। बताओ कर लोगे, दीर्घ संधि में पता लग जाएगा। तो दोनों तरफ अ या आ वाली बात याद रखना। अब लिख लिया ये सभी ने। सावधान में उपसर्ग क्या बताओगे, स। सादर में उपसर्ग क्या बताओगे, स। श्रद्धालु में प्रत्यय क्या बताओगे, आलू, है ना। और मुरारी में समास पूछे तो क्या बताओगे, बहुव्री। ये जो इनके संबंध में बाकी बातें हैं वो भी याद रखना। अब ई वाला समझना, ठीक है, कि ई कैसे बनती है। जैसे देखो एक शब्द है परीक्षा। अब इस शब्द के मध्य में आ, ई और ऊ में से कौन सी मात्रा नजर आ रही है, ई बड़ी दिखाई दे रही है। फिर वही काम करना है, जहां ई दिखाई दे रही है उसकी जगह क्या करें, और ई से पहले वाला हिस्सा ज्यों का त्यों लिखें। अपनी तरफ से कुछ भी न जोड़ना है न तोड़ना है, पहले ज्यों का त्यों लिखें। फिर क्या दिखाई दे रहा है, एक स्थान छोड़ दें एक वर्ण का और फिर लिख देंक्षा। अब बताओ कि हमें बनानी क्या है यहाँ पे, ई। ई बनाने के लिए इधर से क्या आना चाहिए अंतिम, या तो छोटी या बड़ी ई। और सामने से भी क्या आना चाहिए, छोटी या बड़ी ई। देखो यहां आ होता तो दोनों तरफ क्या चेक करते, अ या आ। और ई है तो दोनों तरफ क्या चेक करेंगे, ई या ई। तो पहले छोटा जोड़ के देखो, इसमें ई जोड़ा शब्द क्या बना, परी। और परी का मतलब क्या होता है, परी उपसर्ग है। परी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परी यानी चारों ओर। और उपसर्ग है तो ई हमेशा क्या आएगी, छोटी। तो इधर से अपने पास क्या आ गई, ई। अब इधर क्या जोड़ो, या तो छोटी ई या फिर बड़ी, तब जाके क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। अगर ये ई जोड़ी तो ये शब्द अर्थ देगा या नहीं देगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो छोटी ई से अर्थ नहीं आएगा तो ई क्या करेंगे, बड़ी। और इच्छा, इच्छा का मतलब होता है इच्छा। तो इस ई के साथ इधर से क्या जुड़ा, ये ई, और क्या बन जाएगी, ई बड़ी बन जाएगी। और यही ई जो है वो स्वर है तो किसमें बदलेगी, मात्रा में। और इसी मात्रा से ये शब्द जो है वो जुड़ा हुआ।
अब आपको ऑप्शन में एक तो परी प्लस इच्छा ये देगा और एक आपको ऑप्शन में परी प्लस इच्छा ये देगा। अब आपने अगर परी प्लस इच्छा ये कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये परी क्या होता है, उपसर्ग, और उपसर्ग में स्वर हमेशा कैसा आना चाहिए, लघु यानी छोटा। तो ये विच्छेद गलत है और ये क्या माना जाएगा, सही। अब मैं जो भी शब्द दे रहा हूं ई वाले, आप ई से दोनों टुकड़े करेंगे। बस दोनों तरफ आपको इतना सा चेक करना है कि छोटी ई से अर्थ आ रहा है या फिर बड़ी ई से। ये वाला लिख लो, लिख लिया। जैसे लिखो कविश, कविश, नदीश, सब में ई क्या दिखाई देगी, बड़ी। कविश, नदीश, क्षितिश, जहां ई बड़ी दिखाई दे रही है वहां से आप इसको तोड़ें, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल बताया वैसे। कविश, नदीश, क्षितिश, अभिप्सा, अभिप्सा, अभीष्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आए दिन परीक्षा में आते हैं। लिखें सारे और विच्छेद करें आप। सब में ई से तोड़ें, और अगर पहले उपसर्ग आ रहा है तो ई छोटी रखना, और उपसर्ग नहीं है तो जैसा सार्थक शब्द बने वो रख लेना। बनाओ। कविश्वर, 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 मुनीन्द्र, मुनीन्द्र, रविंद्र, मुनीन्द्र, रविंद्र। प्रश्न कैसे आएगा, ये तीनों में अभी एग्जाम्पल बताने के बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा कि इसमें प्रश्न कैसे बना सकता है। सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि इन शब्दों में कौन सी संधि है, या विच्छेद के आधार पर भी प्रश्न बनाया जा सकता है। आप पहले कहीं पढ़े हो, लास्ट जो बैठे हैं पहले कहीं पढ़े हो आप? हाँ आपसे ही कह रहा हूं। हाँ नहीं पढ़े हो, कॉलेज में पहले नहीं थे कहीं? ऐसा लग रहा है कि जाना पहचाना चेहरा हो इसलिए पूछ रहा हूं, है ना। हो गए सभी लोग? थोड़ा अभ्यास करना, बैठे मत रहना। जैसा अभी समझा है उस आधार पे आप इसका विच्छेद करने की कोशिश करें। गलत हो जाए उसकी चिंता मत करना, लेकिन थोड़ा लिखने की कोशिश करना, या जो जो आपको समझ में आ रहे हैं वो कर लो, कोई नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। इसमें जो मैं टिक लगा रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक और लिख दो, सतीश, सतीश, सतीश में अगर आपसे समास पूछा जाए तो क्या बताओगे? सतीश में कोई समास है? कौन सा समास होगा सतीश में, बताओ। सोचो। बहुव्रीहि, सतीश का अन्य अर्थ क्या निकलेगा? बहुव्रीहि, हाँ, सती का ईश कौन? शिव। सती का मतलब होता है पार्वती,
तो विग्रह क्या होता है? सती का ईश है जो वह, और पार्वती का ईश्वर कौन? तो शिव। तो सतीश किसका पर्यायवाची है? शिव का। ध्यान रखना। देखो साथ साथ जो पर्यायवाची मैं बता रहा हूं वो भी याद रखना, कहीं जरूरी नहीं है, संधि में भी पूछ सकता है, समास में भी पूछ सकता है, या पर्यायवाची में भी पूछ सकता है। ये शब्द जो है वो 3 जगह पूछे जा सकते हैं आपसे। बताओ कविश का क्या किया? कवि में ई छोटी या बड़ी? क्योंकि वो छोटी और बड़ी वाले दोनों विकल्प देगा। तो कवि कैसे लिखते हैं? तो ध्यान रखना ऐसे ही लिखते हैं, कवि प्लस ईश का मतलब होता है ईश्वर, जो मैं साथ में शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं वो ध्यान रखना। और ईश में ई हमेशा बड़ी, क्योंकि ईश्वर कैसा है? बड़ा। नदीश में, नदी में ई कैसी? छोटी या बड़ी? नदी कैसे लिखते हैं बताओ? इधर लिख रहा हूं, ये लिखा आपने या ये लिखा है? पहला या दूसरा? पहला आप लोगों ने लिखा है तो गलत है। आप लोगों को नदी लिखना नहीं आता? नदी क्या बोलते हैं? नदी। तो ई पर बल पड़ रहा है, ई कैसी है? दीर्घ। और ये कोई उपसर्ग नहीं है, नदी है नहीं। उपसर्ग होता तो ई छोटी आती, नदी तो आप जानते हैं। तो क्या लिखेंगे? नदी प्लस ईश, क्या हो जाएगा? नदीश। अब आपको नदी लिखना नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं हो सकता है नहीं। कवि लिखना नहीं आ रहा है तो फिर कोई इलाज नहीं है। क्षितिज, क्षितिज में क्या करेंगे? क्षिति प्लस क्या हो जाएगा? क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, जिसको अर्थ लिखने हो वो लिखते रहना। अभिप्सा में अभी जो लिखा है उसमें ई छोटी लिखिए या बड़ी लिखिए? छोटी या बड़ी? तो अभी उपसर्ग होता है, ध्यान रखना। तो उपसर्ग में ई हमेशा छोटी। अभी प्लस क्या करोगे? और इप्सा का मतलब भी इच्छा ही होता है। और अभिष्ट में क्या लिखेंगे? अभी प्लस इष्ट में ई कैसी? छोटी। देखो मात्राएं खासकर ध्यान देना, जो मैं लिख रहा हूं किसी ने गलत लिखी है तो सुधार देना। कविश्वर में क्या करोगे? कवि धन ईश्वर, कविश्वर। मुनिंद्र में, मुनि में ई छोटी बड़ी? छोटी। किसी ने बड़ी कर दी हो तो गलत है। और इंद्र में ई कैसी? छोटी। इंद्र छोटा आदमी था, ध्यान रखना। रविंद्र में, रवि में ई कैसी? रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। रवि धन इंद्र, इंद्र छोटा आदमी था, कभी भी इंद्र लिखो तो ई छोटी। सती में ई कैसी? नहीं, सती में ई बड़ी, क्योंकि बड़ी और बड़ी मिलकर भी क्या बनेगी? बड़ी बनेगी। लिख लो सारे। और ध्यान रहे सतीश में बहुव्रीहि समास है, और सतीश का पर्यायवाची पूछे तो क्या है? शिव का पर्याय है। हो गया? लिख लिए? चलिए अगला। अब ऊ वाला समझो। ये हो गया आ और ई का। अब ऊ वाला तथ्य समझो। जैसे अगर एक शब्द मैं लिखता हूं भानुदय, ध्यान से समझना, इसमें इस शब्द के मध्य में कौन सी मात्रा नजर आ रही है? क्योंकि टूटना और जुड़ना कहां से होगा? मध्य भाग से। तो मध्य में कौन सी मात्रा दिख रही है? तो टूटेगा किससे? ऊ से। तो ऊ को अपन हटा दें तो शब्द क्या बचा? और इधर क्या बचेगा? वही एक स्थान छोड़ना है। अब इसका कोई मतलब होता है क्या? तो इसमें ऊ बनाने के लिए कौन सी मात्रा जोड़ेंगे? या तो छोटा ऊ, या फिर पहले छोटे से चेक करें, अगर अर्थ आ जाए तो ठीक। भानु, भानु का मतलब होता है सूर्य, तो ये सार्थक है। तो इधर क्या लिख दिया? ऊ। अब सामने से क्या जोड़ें? या तो छोटा या फिर बड़ा। पहले छोटा जोड़ के चेक करो, उदय। ठीक है, उदय का मतलब होता है उगना। तो ऊ के साथ इधर से क्या जुड़ा? ऊ।
तो क्या बन जाएगा, ये उ, और स्वर है तो किस में बदल गया, मात्रा में, और ये इसी मात्रा से जुड़ा हुआ है, लिख लो। बाकी जो शब्द दूं वो आप तोड़ो बैठ के। आ रहा है समझ में? कोई बात नहीं समझ में आए तो बोल देना है ना। 10 बार आप पूछ सकते हो, आपको पूछने का पूरा हक है। जो बात नहीं समझ में आए वो एक बार छोड़ के आप 10 बार पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि कोई कुछ पूछेगा नहीं भी समझ में आएगा तो भी हाँ ही बोलेगा, क्योंकि यहाँ का इतिहास रहा है ना। यहाँ कभी किसी को कोई प्रश्न लेके नहीं आता है, कितनी बार भी हम पूछ लें भाई कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सब हाँ ही बोलेंगे, नहीं भी आएगा नहीं तो भी हाँ ही बोलेंगे, है ना। और कितने लोग घर पर पर्यायवाची विलोम वो रोज 5-5 लिखकर याद कर रहे हैं, वे लोग हाथ खड़ा करें जो लिख। बस 2 लोग। आपको मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, देखो फिर आप लोग अगर पास नहीं हो तो किसी को दोष मत देना, मैं पहले ही बता रहा हूं, है ना। क्योंकि जो चीजें आपको करनी है वो आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप जानो रोज के 5 पर्यायवाची, 5 विलोम, 5 लोकोक्ति और 5 मुहावरे, ये आपको लिखकर याद करना है। और अगर ये 4-5 चीजें जो मैं बता रहा हूं वो नहीं करोगे तो बाकी मैं पढ़ा रहा हूं वो सही करके भी आओगे तो भी कोई लाभ होने वाला नहीं है ना। ये सत्य है। इसलिए अभी भी सो रहे हो तो थोड़ा जाग जाओ, है ना, और थोड़ा सा कार्य करना शुरू कर दो। लिखो, बाकी जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वो लिखना। लिखो लघुत्तर। लघुत्तर अब सब में क्या दिखाई देगा, ऊ बड़ा दिखाई देगा, तो बड़े ऊ से ही क्या होगा, शब्द को तोड़ना है। लघुत्तर। सिंदूरमी। सिंदूरमी। लगुर्मी। लगुर्मी। ऋतुर्जा। एक बात अपने जहन में बिठा देना कि खुद के मरे बगैर स्वर्ग दिखाई, स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, है ना। सामने वाला कितना भी बोल दे कि स्वर्ग में ये होता है वो होता है ऐसा होता है वैसा होता है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए जो काम आपको दिया जा रहा है आप पूरी शिद्दत से उस काम को कीजिए, है ना। तो आपके और हमारे जो प्रयास हैं वो मिलकर आपको कहाँ तक पहुंचाएंगे, सफलता तक। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ जरूरी है, ठीक है। और ये मेंटलिटी कभी मत रखना कि हम कोचिंग जा रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है ना। ध्यान से सुनना मैं जो बात कह रहा हूं, कोचिंग मात्र जाने से सिलेक्शन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग कोचिंग करते हैं उन्हीं के सिलेक्शन होते हैं, घर बैठ के जो पढ़ते हैं ना उनके भी सिलेक्शन होते हैं। तो कोचिंग आना सिर्फ क्या है कि हम लोग यहाँ आपको एक दिशा दे रहे हैं, एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि आपको इस तरीके से पढ़ना। इससे ज्यादा कोचिंग में कुछ नहीं होता। जो चीजें आपको तैयार बेस जो बनाना है वो आपको खुद को बनाना है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि आप जो चीजें पढ़ के आए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें सॉल्व करनी है, और दूसरा एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव तरीका समझाना है, और कुछ नई बातें समझानी है जो सामान्यतः आपको किताबों में देखने को नहीं मिलते। ये काम सिर्फ कोचिंग में होता है। बाकी मेहनत आपको पूरी कहाँ करनी है, घर पे करनी है। जो टेबल स्टडी होती है ना, घर पे टेबल पे बैठ के जो व्यक्ति पढ़ता है ना वही व्यक्ति सफल होता है। बाकी आना जाना ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी तो जाके रिजल्ट आएगा। और आप लोग घर जाके कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। और आधी जनता ऐसी भी है जो यहाँ पढ़ के तो जाती है लेकिन घर जाने के बाद ये रजिस्टर नहीं खोलती और गाइडें पढ़ती है ना। ऐसे भी लोग होते हैं। जो चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही है ये बातें घर जाके वापस आपको रिवीजन करना है और रोज का रोज याद करना, तो आप लोगों का काम होगा। लिखिएगा लघुत्तर, सिंदूरमी, लगुर्मी,
वदुक्ति, वदुक्ति, लिखते जाओ और इसके विच्छेद करते जाओ। बूर्ध्व, बूर्जा, बूर्ध्व, बूर्जा, गुरुपदेश, गुरुपदेश, इन सब के विच्छेद करो। सब में आपको ऊ की मात्रा बड़ी दिखाई दे रही है, जहां ऊ की मात्रा बड़ी दिखाई दे रही है वहीं से विच्छेद करना है। और दोनों खंडों का अंतिम जो स्वर या ध्वनि है वो या तो छोटा ऊ होनी चाहिए या फिर बड़ा ऊ। करो। सभी लोग करें भाई अभ्यास। थोड़ा मेहनत करने का भाव रखो, है ना। आपके चेहरे से झलकना चाहिए कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं या वो सफलता की तड़फ आप में है, ये बात आपके चेहरे से नजर आनी चाहिए। क्योंकि जादू वही अच्छा होता है जो सिर चढ़ के बोलता है ना, बाकी जादू का कोई मतलब नहीं है। जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक आपके दिलो दिमाग में एक ही बात घूमनी चाहिए। हो गए? कितने लोग ऐसे हैं जो यहां बैठ के अभी मैंने जो शब्द दे रहा हूं उसका विच्छेद कर रहे हैं? पक्का? चलिए ठीक है। आप अच्छे लोग हो इसलिए दो बातें मैं सुना देता हूं ताकि आप कुछ बेहतर कर लो, क्योंकि मुझे पता है आप करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं रहे हो। तो जो बात हम चाहते हैं वो करना भी है। क्या करोगे लघुत्तर में? और लघु में ऊ कैसा आएगा? छोटा। लघु प्लस उत्तर। सिंदूरमी में क्या करेंगे? उर्मी का मतलब क्या होता है? उर्मी सही लिखना है ना, उर्मी में ऊ बड़ा, और उर्मी का मतलब होता है लहर या तरंग। क्या लिखेंगे? लहर या तरंग। लघु उर्मी में क्या करेंगे? लघु धन उर्मी। ऋतुर्जा में क्या करेंगे? ऋतु धन ऊर्जा। वधुक्ति में क्या करोगे? वधु प्लस वधु में ऊ कैसा? छोटा या बड़ा? छोटा नहीं होता है, वधु हमेशा बड़ी। क्या याद रखना है? वधु को छोटा मत करना, नहीं तो अपना जीवन छोटा हो जाता है। वधु हमेशा कैसी? बड़ी। कहीं भी वधु लिखो तो वो हमेशा बड़ा। बूर्ध्व में क्या करेंगे? भू प्लस ऊर्ध्व। अब ध्यान रखना, भू का मतलब होता है भूमि और ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ भाग। तो भूमि का जो ऊपर उठा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? बूर्ध्व। बूर्जा, भू में ऊ बड़ा भूमि, और ऊर्जा में भी ऊ बड़ा, भू प्लस ऊर्जा। और गुरु उपदेश में गुरु कैसा? छोटा, और गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। ये लिख लो। हो गए? एक प्रश्न लिखो। अब प्रश्न लिखना, संधि विच्छेद की दृष्टि से, संधि विच्छेद की दृष्टि से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद की दृष्टि से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। अपने अपने हिसाब से सभी को उत्तर देना है, पड़ोसी के मत देखना। पहला लिखो, नारी धन इंदु
नारिंदु। बी में लिखना श्री ईश श्री। सी में लिखना इच्छा नारीच्छा। बोलो मत, आप अपने अपने अनुसार करो। और डी लिखो आपको इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपको सब चीजें वो जमी जमाई देगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि इसमें से गलती कहाँ है या क्या है। अपने अपने अनुसार सभी लोग टिक लगा दें बिना बोले कि इसमें कहाँ क्या गलती लग रही है आप लोग। जिसको जो गलती लग रही है वो उसमें आंसर टिक कर दें। आपको प्रश्न इस तरीके का ही परीक्षा में मिलेगा। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करवाएगा, एग्जामिनर सिर्फ आपको चेक करने के लिए देगा कि आप चेक करके बताएं कि इसमें कोई गलती है या नहीं है। आजकल ऑब्जेक्टिव पेपर करके बहुत आसान काम कर दिया, हमें कम मेहनत करनी है, यानी सारी मेहनत कौन करता है? एग्जामिनर। प्रश्न उसी को जमाना है, ऑप्शन उसी को जमाने हैं। आप तो सिर्फ न्यायाधीश हैं, बताएंगे कि सही क्या गलत क्या। हो गया? बताइए ए आंसर कितने लोगों का है? ए वाले कोई नहीं। चलिए, इंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। बी उत्तर वाले कितने लोग हैं? बी वाले कोई नहीं। सी वाले कौन कौन है जिनका आंसर सी है? ठीक है। और डी वाले? डी वाले सी और डी वाले हैं, बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया। बताओ, जो लोग बता रहे हैं कि सी विकल्प में गलती है वे बताएं क्या गलती है। बस बस बस। इच्छा गलत है। इच्छा छोटी होती है बड़ी होती है? बड़ी होती है। तो सी और डी में क्या गलती है जो लोग डी बता रहे हैं? सी डी के अलावा कोई और उत्तर है या नहीं है? नहीं है? चलो, तो आप सभी लोगों का उत्तर क्या है? गलत। क्योंकि इच्छा बड़ी नहीं होती है भाई, इच्छाएं छोटी ही होती है। और गलती जो दे रखी है वो यहां है। ये सही लिखा है गलत लिखा है? अब बताओ कि आप लोगों का जो ध्यान है, मैं पहले भी कहता आया हूं, खाली यहां शरीर दर्दने से काम नहीं होगा, दिमाग भी होना जरूरी है। अब देखो, समझो बात को। आप लोग इस तरीके से अगर परीक्षा में उत्तर दे के आएंगे तो फिर परिणाम क्या आएंगे? अभी अभी आप जो बातें पढ़ रहे हो, अब एग्जामिनर ऐसा ही प्रश्न बना के देगा तो बताएं कि ये सही लिखा है गलत लिखा है, तो फिर आप तो उत्तर यहां निकाल रहे हो। श्री जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? ये होता है श्री, ये शुद्ध शब्द है। ये क्या लिखा है? अशुद्ध, क्योंकि इसमें मैंने ये र तो लिखा ही नहीं है। आ रही है गलती पकड़ में? इसलिए ऐसी गलतियां आप लोग दोबारा नहीं करें। ये मैं प्रश्न की प्रकृति बता रहा हूं कि इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? बी सही उत्तर। चलिए, एक प्रश्न और लिखो। बातें बंद कर दो, एक प्रश्न और लिखो।
देखो हम लोग अगर कोई गलती करते हैं तो हमें अफसोस या पश्चाताप होना चाहिए कि भाई हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और 4 बातें सामने लिखी है, सिर्फ आपको उसमें शब्द शुद्धि ढूंढनी थी और प्लस माइनस कुछ नहीं करना था। आपको सिर्फ उसमें शब्द चेक करने थे कि शुद्ध लिखे हुए हैं या अशुद्ध लिखे। और फिर आप बता रहे हैं कि इच्छा, अब आप लोग 12वीं तक पढ़ चुके हैं और आप लोगों को इच्छा लिखना नहीं आ रहा है, तो इससे बड़ा अपनी शिक्षा पे प्रश्न चिन्ह और क्या हो सकता है ना? कोई बहुत बड़ा शब्द तो है नहीं। लिखो, एक प्रश्न और लिखो। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प बताइए। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प बताइए। ए में लिखें श्री, ये आवाज कहां से आ रही है? श्री और इंदु, आगे लिख देना श्रिंदु। श्रिंदु। बी में लिख देना नदी और ईश्वर। इधर लिख देना नदीश्वर। ठीक है, 4 विकल्प हैं। बोलना नहीं है, बिना बोले आप सोचो। इसको जो लग रहा है, जैसा लग रहा है वो आंसर दे दो। अभी मैंने सामान्य शब्द ही दिए ताकि थोड़ा सा आप सोच पाए। देखो, बोलना नहीं है, जो बोलेगा वो चोर है। फिर भी बोल रहे हैं। बोलना नहीं है, बिना बोले अपने अपने रजिस्टर में टिक लगा दो, क्योंकि एक जना अगर कोई आंसर बोल देता है तो बाकी लोगों की मेंटलिटी वैसी आंसर को लेकर बन जाती, फिर वो बाकी विकल्प के बारे में नहीं सोच पाते हैं। इसलिए आप अपना मत दें, आपको जो लग रहा है वो टिक लगाएं। क्या? ये तो तीसरी बार मैं बता रहा हूं। ये शब्द मैं पहले ही बता चुका हूं, युग्म शब्द में। याद करो, कहां बताओ। इंदु और इंदुर, इंदु और इंदुर शब्द बताया था। चांदनी रात में क्या पकड़ा? हो गया। बताइए, ए आंसर कितने लोगों का है? बी वाले, बी 1 जना 2 जने, सी वाले और डी वाले, यानी सी उत्तर वाले भी हैं और डी वाले भी हैं। डी में क्या गलती है बताओ? हाँ हाँ, एक इसको मैं इंद्र लिख देता हूं। हाँ, नहीं सही है। अब सही हो गया। हाँ हाँ, सही है, आपका पूछना वाजिब है ना। गलती मैं यही देना चाह रहा था, सी में, वो लिखा गलत था मैंने, है ना। तो सही क्या, उसमें आंसर क्या हो जाएगा?
तो गलती कहाँ है? वधु। वधु हमेशा कैसी होती है? बड़ी। ठीक है, अब लिखो, अगला लिखो, अगला लिखना। देखो अगर वैसा प्रश्न रहता तो विकल्प चेंज हो जाते। अगर दो जगह गलतियां देगा तो ऑप्शन क्या बनाएगा? बी और सी, ए और सी और डी, ऐसे 4 ऑप्शन और बना के दे देगा। अब लिखिएगा गुण संधि। दीर्घ संधि के बाद कौन सी आती है? गुण संधि। गुण संधि का सूत्र समझो पहले कि गुण संधि में क्या होगा। देखो दीर्घ संधि में सिर्फ 3 मात्राएं याद रखनी है, आ, ई और ओ। और गुण संधि में भी 3 मात्राएं याद रखनी है। कौन कौन सी? तो ए, ओ और अर। ए कब बनता है? तो एक सूत्र लिखो, अ और आ के साथ जब सामने से ई या ई जुड़ता है, ऊ या ऊ जुड़ेगा या री जुड़ेगा। ये दो है, री अकेला है, और इधर दोनों में से कोई भी, इनके साथ ये जुड़ा तो क्या बनता है? ए बनता है। और आ के साथ ऊ या ऊ जुड़ा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और आ के साथ में री जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अर बनेगा। ए ओ अर। तो आप लोग इस तरीके से इसको याद कर लेना कि अ या आ के साथ ई या ई जुड़ता है तो ए बनता है, आ के साथ ऊ या ऊ जुड़ता है तो ओ बनता है, और आ के साथ री जुड़ता है तो अर बनता। और ए ओ अर तीनों कौन सी संधि में बनते हैं? गुण संधि में। जहां पर ए की मात्रा दिखाई दे दे, ओ की दे दे या अर दिखाई दे दे। अब तीनों को समझना कैसे बनेंगे। ये दो लिखे, इसका मतलब समझ लेना। छोटी ई से अर्थ आ गया तो ठीक, नहीं तो कौन सी रखेंगे? बड़ी। छोटे ऊ से अर्थ आ जाए तो ठीक, नहीं तो बड़ा रखना है। इधर अ से अर्थ आ गया तो ठीक, नहीं तो आ रखना है। ये विकल्प है कि अ की जगह आ रख सकते हैं, छोटे ई की जगह बड़ी ई रख सकते हैं, छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ रख सकते हैं। लिख लिया? बोलो गुण संधि में क्या बनेगा? ए ओ और। ए कब बनेगा? जब अ या आ के साथ क्या जुड़ता है? ओ कब बनता है? जब आ के साथ क्या जुड़ेगा? और अर कब बनेगा? जब आ के साथ क्या जुड़ता है? री। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं, ए वाला। जैसे एक शब्द है रमेश, ठीक है। इसमें ए ओ आर में से कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है? ए की। देखो गुण किसमें होते हैं? तो मनुष्यों में। तो ज्यादातर मनुष्यों के जो नाम हैं वो किसमें आते हैं? गुण संधि में आते हैं। रमेश किसी का नाम है तो संधि कौन सी हो गई? गुण, क्योंकि गुण किसमें होते हैं? मानव में। और रमेश भी क्या है? कोई मानव का ही नाम। अब इसमें ए ओ आर में से आपको कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है? तो ए की। ये मात्रा किसकी है? तो टूटेगा कहां से? ए से। वही काम करना है जिस वर्ण पर एक ही मात्रा है उस वर्ण के नीचे क्या करें? प्लस का निशान लगा दें। इधर जो बच रहा है ए को छोड़कर वो आप पहले विकल्प में लिख दें, और इधर जो बच रहा है उसे एक वर्ण का स्थान छोड़ के इधर लिख लें। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बात समझ में आ रही है यहां तक? अब रम शब्द का अर्थ होता है क्या? नहीं होता है। कुछ लोग अर्थ निकाल लेंगे, क्या नहीं, क्योंकि ये उनकी रुचि का शब्द है। लेकिन हिंदी के अंदर इसका कोई अर्थ तो म में अ रहने पर अर्थ नहीं निकलता है। तो अ की जगह में क्या रख सकता हूं? तो इसको रम की जगह में आ लगा दो तो क्या बन जाएगा? और रमा किसका पर्यायवाची है? रमा किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का। रमा यानी लक्ष्मी। तो इधर से स्वर अपने पास क्या आ गया? अब आ के साथ अपन क्या जोड़ें इधर? तो देखो ये आ है, आ के साथ इधर से क्या जोड़ें? या तो छोटी या फिर तब जाके क्या बनेगा?
ए बनेगा। तो देखिए तो इधर से आ के साथ यहां या तो छोटी ई रखें या फिर, तो पहले छोटी ई रखूंगा तो ये अर्थ देगा क्या? तो छोटी ई से अर्थ नहीं आएगा तो क्या करेंगे? तो शब्द क्या बन गया? ईश। ईश का मतलब ईश्वर। तो आ के साथ इधर से क्या जुड़ा, और आ के साथ जब ई जुड़ता है तो बनता क्या है? और ए स्वर है तो किसमें बदलेगा? मात्रा में। और यही एक ही मात्रा से ये शब्द यहां पर क्या है? जुड़ा हो। लिख लो। तो रमा प्लस ईश, आ और ई के मेल से क्या बन गया? ए बन गया। अब मैं सारे उदाहरण ए वाले ही दे रहा हूं, आप इसी तरीके से उसका विच्छेद करेंगे। पहले खंड में ध्यान रहे और आना चाहिए, और सामने से क्या मिलना चाहिए? या तो छोटी या बड़ी। छोटे से काम हो जाए तो ठीक, नहीं तो बड़ा रख देना। ये लिख लिया। रमा का मतलब लक्ष्मी और ईश का मतलब ईश्वर। अब ये वाले विच्छेद करो, जैसे महेश, महेश, महेंद्र, राकेश, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश, प्रेक्षा, नेति, इन सब के विच्छेद करो। सब में एक ही मात्रा दिखाई दे रही है तो टूटेगा सब में किससे? ए से। करो वैसे ही जैसे अभी अपन ने रमेश तोड़ा था वैसे। सुरेश, लोकेश, सब में एक ही मात्रा है तो टूटेंगे सारे ए से। कीजिए। अभी जो रमेश लिखा है वो एग्जाम्पल देखें और उसी के अनुसार करें विच्छेद। क्या हुआ बोलो? करो, कोशिश करो। ये दोनों उपसर्ग की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको उपसर्ग भी पूछा जा सकता है और संधि भी पूछी जा सकती है। हो गए? ये चैप्टर बहुत बड़ा है संधि वाला, लेकिन प्रश्न इसमें से कम आते हैं। लेकिन कुछ तरीके आप अगर ध्यान रखेंगे तो जो पूछेगा वो आपका आंसर सही होगा। हो गए? देखो महेश में क्या करोगे? महा का मतलब क्या होता है? बड़ा। महा प्लस ईश हो जाएगा। महेंद्र में महा प्लस, और इंद्र कैसा आदमी? राकेश का क्या करा? राक लिखा, राका लिखा। राका प्लस राख लिखोगे तो गलत हो जाएगा, राका। गुड़ाकेश में क्या करा? गुड़ाका प्लस ईश। गुड़ाका का मतलब होता है नींद। गुड़ाकेश में अगर समास पूछे तो कौन सा करेंगे? बहुव्रीहि समास, क्योंकि गुड़ाका का ईश है जो वह। गुड़ाकेश किसका पर्यायवाची है? तो गुड़ाकेश अर्जुन का पर्यायवाची है। अर्जुन नाम सुना है? उसका दूसरा नाम क्या होता है? गुड़ाकेश। प्रेक्षा में उपसर्ग क्या है? प्र। प्र प्लस क्या हो जाएगा? इक्षा।
नेति में उपसर्ग क्या होगा? न प्लस इति, इति का मतलब समाप्ति। सुरेश में क्या करेंगे? सुर प्लस ईश। ये तो होशियार हो आप लोग, है ना। लोकेश में क्या करोगे? चलिए ठीक है, सही है सभी के। तो ए वाले आप इस तरीके से तोड़ेंगे। अब ओ वाले एग्जाम्पल लिखो, हो गए सभी के? चलो अगला लिखो ओ वाला। ओ कब बनता है? तो अ या आ के साथ क्या जुड़ेगा? या तो छोटा ऊ या फिर तो क्या बनता है? ओ बनता है। एक उदाहरण समझो, अगर शब्द आ जाए महोत्सव, तो इसके मध्य में कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है? ओ की। ये मात्रा किसकी है? वही काम करें, ओ के नीचे क्या करें? और इधर जो हिस्सा लिखा है इसको ज्यों का त्यों लिख दें, और इधर जो लिखा है वो एक स्थान छोड़ के ज्यों का त्यों लिख दें। अब महा का तो ह में और रहने पर अर्थ नहीं आएगा, तो कौन सी मात्रा लगाएंगे? आ की। तो इधर से क्या आ गया, और इधर से क्या जोड़े हैं? तो आ के साथ क्या जुड़ेगा? या तो छोटा ऊ या फिर तो जाके क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो पहले छोटा ऊ रखकर देखें क्या बना? उत्सव। और ये क्या है? सार्थक, एक अर्थ आ रहा है। तो आ के साथ इधर से क्या जुड़ा? ओ। ये रहा आ और ये ओ, तो बन क्या जाएगा? ओ। और ओ स्वर है तो किसमें बदला? मात्रा में, और इसी मात्रा से ये शब्द जो है वो जुड़ा हुआ। लिख लो। ये जो मैं एग्जाम्पल अभी लिख रहा हूं ये कल आप लोग सॉल्व करके लाएंगे, ओ वाले। ठीक है, ये वाला लिख लो, फिर मैं जो शब्द लिख रहा हूं वो लिख लो। तब तोड़ने किससे? ओ से। तो प्रवेशोद्वार या प्रवेशोत्सव लिख दो। प्रवेशोत्सव, ये नोट कर लेना, कल इनका विच्छेद करके लाना। गणेशोत्सव, अगला लिखो दीपोत्सव। सब में किसकी मात्रा दिखाई दे रही है? ओ की। ये हो गया। प्रवेशोत्सव, गणेशोत्सव, दीपोत्सव। कोई भी अगर शब्द दो या दो से अधिक तरीके से विच्छेद होता है तो वो भी कीजिएगा, है ना, वैसा भी आप कर सकते हैं। ये लिख लो। कर दो।